तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, और उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देखा था, और उसके ऊपर कुछ अच्छी प्रॉब्लम हमने देखी थी, हाउ टू यूज द फेजर डायग्राम्स। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे, आइडियाज को थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या ध्यान रखने की है, एसएचएम जो होता है हमारा मीन पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट एसएचएम इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन पोजीशन? तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में, अगर मान लो पूरा साइकिल का टाइम मेरा टी है, तो मीन से एक्सट्रीम जाने में t/4 लगेगा, एक्सट्रीम से मीन आने में फिर से t/4 लगेगा, फिर इस वाले मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे जाने में फिर से t/4 लगेगा, और फिर इस एक्सट्रीम से इस वाले मीन पे वापस आने में फिर से t/4 लगेगा। तो इट इज इन दैट सेंस इट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, और ये क्यों होगा? ये फेजर डायग्राम से देखो तो इमीडिएटली नजर आ रहा है कि 90 डिग्री घूमने के बाद एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम होते रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कई प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली इस आइडिया को हम यूज करेंगे कि सिमेट्री होती है। ठीक है, एसएचएम में। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लिप्ड एसएचएम की। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय क्लिप्ड एसएचएम? तो क्या है, कई बार क्या है, एसएचएम नॉर्मली तो तुम्हें पता पूरा पूरा साइकिल चल रहा होगा, लेकिन क्या है, मान लो मैं ब्लॉक है, ब्लॉक वैसे ऑसिलेट करने वाला था पूरा पूरा साइकिल, बट आई डू नॉट लेट इट ऑसिलेट कंप्लीट साइकिल। मैं क्या करता हूँ, इसके रास्ते में ऑब्स्टैकल खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एक वॉल मैंने खड़ी कर दी इसके रास्ते में, और क्या हो रहा है, वॉल से कोलाइड कर रहा है, एंड देयर आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वॉल से बार बार इसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारी साइकिल तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी। अभी ध्यान से देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में है क्या, देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम वाज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए when an obstacle was placed at a distance a/2 from the mean position. If collisions with the obstacle are perfectly elastic, calculate the time period of resulting oscillations. तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा मीन पोजीशन है, इसको वैसे जाना था इधर, और इधर जाके वापस लौट के आना था, है ना? तो इसकी वेलोसिटी कितने टाइम बाद रिवर्स होनी थी? यहाँ पे इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी थी, और इतना घूम के आता, उसके बाद इसकी वेलोसिटी रिवर्स होती। लेकिन अभी क्या है, इसकी वेलोसिटी सडनली रिवर्स हो गई, इज इट नॉट? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो उतना पार्ट ऑफ साइकिल जो हमारा एब्सेंट ही है, इज इट नॉट? समझ में आई बात कि नहीं? तो हमारा फेजर डायग्राम कैसा होगा? अच्छा, ये a/2, इसका मतलब क्या है, देखो इनिशियल फेजर पोजीशन क्या है, अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें टाइम पीरियड निकालना है रिजल्टिंग ऑसिलेशंस का। ठीक है, तो अभी इसकी इनिशियल फेजर पोजीशन क्या है, मान लो मैंने लेफ्ट एक्सट्रीम से छोड़ा इसको, तो ये मेरी इनिशियल फेजर पोजीशन हो गई, राइट? अब ये चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, यहाँ पे मीन पोजीशन में पहुंचा, और उसके बाद जब a/2 पे पहुंचा, जब a/2 पे पहुंचा, यानी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा फेजर? 60 डिग्री, बिकॉज a cos 60 हमारा a/2 होता है, राइट? तो यहाँ पे जब मेरा फेजर पहुंचा, तो अभी इसकी टक्कर हो गई। टक्कर हो गई तो क्या हुआ, जो अब आगे की इतनी जो शेडेड साइकिल है, ये होनी थी, ये हो नहीं पाएगी अगर टक्कर हो गई तो, इज इट नॉट? क्योंकि a/2 से फिर दोबारा से ये a/2 पे ही आगे की साइकिल शुरू हो रही है, इज इट नॉट? a/2 से बड़े वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है, इज इट नॉट? प्लस a/2 के आगे तो जाएगा ही नहीं पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस a/2 से आगे जितना भी फेजर डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे फेजर पोजीशन से होते हैं, इस पे इसकी पोजीशन a/2 से बड़ी होती है, तो ये सारी जो पार्ट है हमारी साइकिल में से कट हो गई। ठीक है, तो क्लिप्ड का मतलब, क्लिपिंग का मतलब यही होता है ना, काट देना। ठीक है, जैसे नेल क्लिपर होता है। ओके, तो ये काट दिया हमने एसएचएम को, इतने पार्ट को, और उसके बाद फिर क्या, बाकी की साइकिल एज इट इज है। समझ गए कि नहीं? तो क्या हुआ, यानी पूरी साइकिल में से ये 120 डिग्री का एंगल मिसिंग है, राइट? इसका मतलब ये कितनी साइकिल प्रेजेंट है, 2/3 साइकिल प्रेजेंट है। समझ में आई बात की नहीं? तो नॉर्मल जो एसएचएम का टाइम पीरियड होना था, उससे 2/3 टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? तो वही किया हमने। ठीक है, तो क्या किया, 360 डिग्री की जगह 240 डिग्री जा रहा है, तो क्या हो गया, टाइम पीरियड 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू जो भी टोटल टाइम पीरियड होना था, तो ये क्या आ गया, 2/3 ऑफ द टी। और टी क्या हमारा जो यूजुअल एसएचएम का टाइम पीरियड होता है, यानी 2π/ω वाला, तो क्या आ गया, 4π/3ω, वेयर ओमेगा विल बी व्हाट, ओमेगा विल बी √k/m। स्प्रिंग मास सिस्टम का हम लोग देख चुके हैं ना, ओमेगा कितना आता है, √k/m आता है। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को? एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ सकते। ओके, इनफैक्ट हम चाहते तो दोनों तरफ भी ऑब्स्टैकल लगा सकते थे। मान लो इधर मैंने a/2 पे लगा दिया, और इधर से √3a/2 पे लगा दिया, तो फिर क्या होगा, उधर भी तुम देखोगे हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री पे एक वॉल हो जाएगी, तो फिर लेफ्ट साइकिल भी कटेगी, राइट साइकिल भी कटेगी। अकॉर्डिंगली लिमिट्स देख के देखोगे कि कितना 360 डिग्री में कितना एंगल अभी भी चल रहा है। ठीक है, उससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? बोथ साइड क्लिपिंग भी हो सकती है। अभी तो मैंने फॉरवर्ड क्लिपिंग की थी, बैकवर्ड में भी क्लिपिंग कर सकता हूँ, रिवर्स में भी वॉल खड़ी कर सकता हूँ ना, पूरा पूरा ऑसिलेशन ना चलने को, है ना? अब हम लोग आते हैं एक मेजर नई कैटेगरी के ऊपर। तो अभी ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस हम लोग किस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। कई बार क्या है, कुछ मैकेनिकल सिस्टम दिया होगा और हमें पूछा होगा कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स क्या क्या है? एक होता है फोर्स मेथड। फोर्स मेथड में हम F = ma टाइप की इक्वेशन बनाते हैं, यानी F = md2x
बाई डी टी स्क्वायर, और उससे फिर रीअरेंज करके कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन से। एक और मेथड होता है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में हमें पता है कि एसएचएम के अंदर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे आगे पूरा डिटेल में ये फॉलो करेगा सेक्शन। डिफरेंशिएट करके हम एसएचएम की इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज जीरो, टोटल एनर्जी। और एक टॉर्क मेथड होता है। टॉर्क मेथड अक्सर कैसे प्रॉब्लम से लगता है, जहां पे एंगुलर एसएचएम हो रहा है, जैसे हमारा पेंडुलम है तो एंगल ऐसे ऐसे करके चल रहा है ना, तो जैसे एफ इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हो, तो एंगल के लिए क्या लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये भी बस वेरिएबल ही चेंज हुआ है, एक्स की जगह थीटा आ गया, तो मैथमेटिक्स को ये थोड़ी ना पता किस वेरिएबल को लेके हमने इक्वेशन बनाई है। अगर हर जगह वेरिएबल रिप्लेस कर दोगे तो फाइनल सॉल्यूशन में भी वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर पोजीशन जो है वो हमारी सिंपल हार्मोनिकली वेरी करने लगेगी। तो एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से कॉन्क्रीट हो जाएगा ये आइडिया। अभी हम सबसे पहले किस पे फोकस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग फोर्स मेथड पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। जो टॉर्क मेथड है इस पे सेकेंड वीक के अंदर हम लोगों के सिलेबस में है, बाकी फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड जो हम लोगों के फर्स्ट वीक के फोकस में है हम लोग को, ठीक है। तो अभी फोर्स मेथड क्या है, तो इसमें क्या है, वी राइट एफ इक्वल टू एम ए इक्वेशंस एट अ जनरल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो इसके अंदर कुछ सिस्टम की कंस्ट्रेंट हमें फिगर आउट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो टू मेक इट कॉन्क्रीट, जैसे ये एग्जांपल देखो तो समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ सिस्टम कंस्ट्रेंट से। तो ये मेरे पास सिस्टम है, ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और स्प्रिंग का मान लो कांस्टेंट मेरा के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के का स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक ब्लॉक टंगा हुआ है, और सिस्टम को मैंने मान लो छोड़ दिया। नेचुरल लेंथ पोजीशन से ही मैं छोड़ूंगा, एक्चुअली तो कहीं से भी छोड़ो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल कंडीशन से बस एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, फेज एंगल पे फर्क पड़ेगा। बाकी मेरे को यहाँ पे मेन इंटरेस्ट क्या है मेरा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालने का, तो नेचुरल लेंथ पोजीशन से भी मैं छोड़ ही सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, नेचुरल लेंथ पोजीशन से छोड़ दिया। अब मैंने क्या माना, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैंने एक्स माना, ठीक है। स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैंने कितना माना, एक्स। अगर स्प्रिंग का एक्सटेंशन एक्स है तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक जो जाएगा ये 2x नीचे जाएगा, इज इट नॉट, ब्लॉक 2x नीचे जाएगा। और ताकि सिली मिस्टेक ना हो तो ब्लॉक के एक्सेलरेशन को मैं एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर नहीं लिख पाऊंगा, क्या लिखना पड़ेगा, m इंटू ट्वाइस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो इसलिए टू अवॉइड द सिली मिस्टेक मैंने सीधे यहीं पे लिख लिया कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को a बोल रहा हूँ, तो इसके एक्सेलरेशन को मुझे 2a लिखना पड़ेगा। स्प्रिंग का रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ अगर मेरा v है तो इसकी वेलोसिटी को मुझे 2v लिखना पड़ेगा। तो जस्ट टू अवॉइड द सिली मिस्टेक जो रेशियोज हैं एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के, वो मैंने यहीं पे लिख लिया, जस्ट टू अवॉइड द सिली मिस्टेक, ठीक है। अब इसके बाद तो हमारा काम सिंपल है, एक बार ये चीज फिगर आउट हो गई तो अभी यहाँ पे देखो स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, kx होगा ऊपर की तरफ फोर्स, तो यहाँ पे कितना कितना होगा, ये kx/2 होगा, बोलो, है ना, kx/2 तो अब इसका एफबीडी बना देते हैं। तो इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो देखो यहाँ पे ऊपर लग रहा है kx/2 और क्या लिखेंगे, देखो mg नीचे लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, mg माइनस kx/2 इक्वल टू m इंटू 2a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे 2 का फैक्टर भूलना नहीं है, कई बार एक्सेलरेशन सोचते हैं और मैकेनिकली डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलत है, क्योंकि x हमें मालूम भी होना चाहिए ना, डिफाइन कैसे किया x, तो x हमने स्प्रिंग का एक्सटेंशन डिफाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर नहीं लिख सकते, ट्वाइस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। तो ये समझ में आई सभी को इक्वेशन, ठीक है। अब तो क्या, अब तो बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाएंगे। इनफैक्ट इसको पूरा रीअरेंज करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे भी देख सकते हो, जो भी ये 2m है इसको इधर लेके जाओगे तो k/4m आता दिख रहा है, इज इट नॉट, तो वही हमारी फ्रीक्वेंसी होने वाली है, ठीक है। नहीं पूरा रीअरेंज नहीं भी करोगे तो हमें पता है x का जो भी कोएफिशिएंट बनने वाला है वो मेरा ओमेगा स्क्वायर है, इज इट नॉट, तो k/4m दिख रही है ना आती एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और बाकी मीन पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो मीन पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, फिर पूरा रीअरेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, ये ध्यान से देखना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये एक्स नॉट किसका है, जिसका एक्स है उसी का एक्स नॉट है, ध्यान रखना। एक्स किसका माना था, स्प्रिंग के इलोंगेशन को माना था, तो एक्स नॉट भी किसका निकला, एक्स नॉट स्प्रिंग का मीन इलोंगेशन निकला, ठीक है। एक्स नॉट किसका निकला, स्प्रिंग का मीन इलोंगेशन है, जो वेरिएबल एक्स है उसी के करस्पॉन्डिंग एक्स नॉट है, उसी वेरिएबल की मीन वैल्यू एक्स नॉट है, समझ गए। तो एक्स क्या माना था हमने, स्प्रिंग का इलोंगेशन माना था, तो एक्स नॉट क्या है, स्प्रिंग का मीन इलोंगेशन। इसका मतलब ब्लॉक की जो मीन पोजीशन होगी वो पता है कितना नीचे होगी, यहाँ से 2x नॉट नीचे होगी, यहाँ से मिस्टेक नहीं करना। कई बार क्या है, हम x नॉट निकालते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और बोल देते हैं कि यही ब्लॉक की मीन पोजीशन है, ठीक है। तो x नॉट निकाल के प्रसन्न नहीं होना है, ये ध्यान रखना कि x नॉट है कौन से वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, जिस वेरिएबल का x है उसी का x है, ध्यान रखना।
बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, तो अब बस इसको तो कंपेयर कर दिया हमने, तो ओमेगा रूट के बाई 4m आ गई और मीन पोजीशन क्या आ गई 2mg बाई के। अब बाकी एग्जैक्ट पूछा है ऑसिलेशन, तो इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो हम एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? हम क्या करेंगे, एक्स डॉट हमें पता होना चाहिए और एक्स डबल डॉट पता होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, नॉट एक्स डबल डॉट, सॉरी, एक्स की इनिशियल वैल्यू और एक्स डॉट की इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी, तो हम एग्जैक्टली भी फिगर आउट कर पाएंगे कि एक्स मेरा कैसे वेरी करेगा, और एक्स का जो भी वेरिएशन होगा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उससे जस्ट 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो क्या लिखा हमने, नोट दैट सिंस x was the elongation of the spring, x naught will be the mean elongation of the spring and not the mean position of the block। ठीक है, x naught represents the mean value of the variable x। In fact, since displacement of the block is 2x, its mean position is 2x naught below the natural length position। वो कितना हो जाए, और टाइम पीरियड तो इनफैक्ट पूरे सिस्टम का सेम ही होता है, क्योंकि तुम्हें पता है 1:2 के रेशियो में अगर दो चीजें वेरी कर रही हैं, तो जब इसकी साइकिल कंप्लीट होगी तो उसकी भी साइकिल तो कंप्लीशन का वही टाइम होगा, इज इट नॉट? तो ये मत सोचना कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड कुछ और है और इसका टाइम पीरियड कुछ और है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई? क्लियर। अच्छा, एक और हम लोग थीम देखते हैं, ये थीम बहुत प्रॉब्लम्स में बार बार ये रिकरिंग थीम है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझो, ये कई क्वेश्चंस में तुम्हारा काम बहुत आसान कर देगा। तो थीम क्या है, इफेक्टिव कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग कॉलर अरेंजमेंट। स्प्रिंग कॉलर अरेंजमेंट क्या है, ऐसा होगा कई बार स्प्रिंग से वर्टिकली नीचे नहीं जा रहा होगा, स्प्रिंग इंक्लाइंड वे में जुड़ी होगी किसी ब्लॉक से। ठीक है, स्प्रिंग जो है वर्टिकली नहीं जुड़ा, ब्लॉक स्प्रिंग के वर्टिकली नीचे नहीं है, एक एंगल पे जुड़ा हुआ है ब्लॉक, लेकिन वो फिर भी ऑसिलेशन वर्टिकल प्लेन में ही कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि दो स्प्रिंग्स ऐसे जुड़े हुए हैं और ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतना स्प्रिंग का इलोंगेशन नहीं होगा, स्प्रिंग का इलोंगेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट बाय विच द ब्लॉक गोज डाउन, राइट? समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है, तो इस केस में हम स्प्रिंग का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, कुछ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, जैसे समझो इस तरह से मेरे पास क्या है, ये एक इसको बोलते हैं कॉलर और ये रॉड है, रॉड के अंदर कॉलर जो ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो कुछ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ना कॉलर की। यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स का ऊपर जो कंपोनेंट होगा, जो भी के एक्स नॉट कॉस थीटा जो भी होगा इसका स्प्रिंग का इनिशियल, वो इसके एमजी को बैलेंस कर रहा होगा, तो इनिशियल फोर्स तो हमारा 0 ही है ना। इस पोजीशन में इनिशियल फोर्स क्या है मेरा 0, तो इसका मतलब क्या है, इस पोजीशन से अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो चेंज इन फोर्स ही टोटल फोर्स हो जाएगा, इज इट नॉट? इस पोजीशन में क्योंकि नेट फोर्स 0 है, mg इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग फोर्स, व्हाट हैपेंस व्हेन यू शिफ्ट दिस कॉलर अ लिटिल डाउन, mg डजंट चेंज। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, राइट? So I need not worry about mg at all. I can just work in terms of additional forces। ठीक है, मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट के बाद हम देखेंगे कि एडिशनल फोर्स कितना है, जो एडिशनल फोर्स है वही हमारा नेट फोर्स है। मीन पोजीशन पे तो नेट फोर्स 0 ही है ना, आई बात समझ में कि नहीं? तो अब इसको बहुत ध्यान से देखो। अच्छा, ये जो भी एनालिसिस करने जा रहे हैं ये हमारे स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए वैलिड एनालिसिस है। ठीक है, लार्ज ऑसिलेशंस के लिए ये एनालिसिस वैलिड नहीं रहेगा। तो इमेजिन करो कि ये जो कॉलर है मेरा, ये इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग से बंधा हुआ है इस तरह से, और ये इक्विलिब्रियम में ये वाला एंगल मेरा थीटा बन रहा है। ठीक है, अब मान लो कि इस कॉलर को थोड़ा सा एक्स नीचे और लेके आता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर नीचे लेके आऊंगा तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा होगा ना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो। बोलो समझ में आ रही बात की नहीं? ये अगर थीटा एंगल है तो ये नीचे भी जो एंगल एलोंगेशन के बाद बनेगा ये भी थीटा। समझ में आई बात की नहीं? फिगर समझ में आ रही ना? तो अब इसका अंदर स्प्रिंग का एलोंगेशन क्या होगा, तो O के ऊपर कंपास रख के यहां से पेंसिल से आर्क ले लो, तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे हिट करेगा इसको, और वर्टिकल हाइट ये x है, तो इसका अंदर स्प्रिंग का एलोंगेशन ये जो AB है, AB क्या हो जाएगा, x cos थीटा हो जाएगा ऑलमोस्ट। बोलो, तो स्प्रिंग का एडिशनल एलोंगेशन कितना हुआ, x cos थीटा। बात समझ आई? स्प्रिंग का एडिशनल एलोंगेशन कितना हुआ, x cos थीटा। दिस इज नॉट द नेट एलोंगेशन, दिस इज द additional elongation, but I am interested only in the additional elongation because I am interested in the additional force only, right? Because additional force is going to be the net force from here, right? तो इसका additional elongation हुआ x cos theta, इसका स्प्रिंग का इस डायरेक्शन में additional force कितना हो गया, kx cos theta is the additional force, right? तो इस तरफ अगर kx cos theta यानी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, kx cos theta into another cos theta, right? तो वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, kx cos square theta। तो इसका मतलब क्या, ये स्प्रिंग कैसे बिहेव कर रही है, एज इफ एक k cos स्क्वायर थीटा की स्प्रिंग लगी हो, k की जगह k cos स्क्वायर थीटा की स्प्रिंग लगी हो। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, तो यही हमने लिखा है। तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, k cos स्क्वायर थीटा। तो अभी टाइम पीरियड अगर पूछा है तो k इफेक्टिव k cos स्क्वायर थीटा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो यही सारी कहानी लिखी हुई है।
ठीक है, तो आई एम नॉट रीडिंग दिस बट दिस इज एसेंशियली यही लिखा है कि एडिशनल फोर्स से ही हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है, बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट थीम होता है एसएचएम की प्रॉब्लम्स में, कई जगह हमें लिखा होता है रबर बैंड या इलास्टिक स्ट्रिंग। स्प्रिंग की जगह क्या लिखा रहता है? रबर बैंड या इलास्टिक स्ट्रिंग। तो देखो रबर बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम है, रबर बैंड इलोंगेशन में जब तक है तब तक एसएचएम होगा, ठीक है। लेकिन अगर रबर बैंड नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया अपनी, तो उसके बाद फर्दर कॉम्प्रेशन रबर बैंड में नहीं होता। कॉम्प्रेशन इज नॉट पॉसिबल इन द रबर बैंड। तो नेचुरल लेंथ से अगर कम, अगर टॉप और बॉटम पॉइंट में डिस्टेंस रह गया तो इसका मतलब वो धागा है और गुच्ची गुच्ची हो चुका है वो धागा। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, वो धागा ऐसे गुच्ची गुच्ची जैसा हो जाएगा। तो अभी क्या है, एसएचएम कब रहेगा और कब नहीं रहेगा, तो ये बात बहुत अभी ध्यान से समझो। मान लो छत से मैंने कोई रबर बैंड बांधा हुआ है और उसके नीचे एक ब्लॉक लटकाया हुआ है, ठीक है। तो उस रबर बैंड में कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन में इलोंगेशन होगा कितना, mg/k, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं जितना नीचे इसको खींचूंगा उतना ही ऊपर भी जाएगा। तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट हमारा मोशन सिमेट्रिक होता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लो मैंने इसको स्मॉल ए डिस्टेंस नीचे खींचा, तो स्मॉल ए एम्पलीट्यूड में ऊपर नीचे ही ऑसिलेट करने लगेगा, प्रोवाइडेड कि ये स्मॉल ए जो है इतना बड़ा ना हो जाए कि इसकी एलोंगेशन से, इनिशियल एलोंगेशन से बड़ा हो जाए। बात समझ आएगी नहीं? मीन पोजीशन में इसका एलोंगेशन कितना था, mg/k। तो इसको मैक्सिमम mg/k नीचे तक खींचोगे तो ये लौट के mg/k ऊपर तक जा रहा होगा और जस्ट हाईएस्ट पोजीशन पे इसमें टेंशन 0 हो रहा होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, इसको mg/k से ज्यादा नीचे खींच दिया तो फिर वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे पोजीशन पे आएगा, तो दैट्स नॉट द एक्सट्रीम पोजीशन, उसमें ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी लेके आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा तो ऑलरेडी इसमें कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी की वजह से क्या है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा प्रोजेक्टाइल की तरफ से, वर्टिकली थ्रोन स्टोन जैसा होगा, इज इट नॉट? तो अभी इसका टाइम पीरियड निकालना है तो बहुत ध्यान से टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। क्या होगा, मान लो इसको नीचे इसको मीन पोजीशन से फर्दर 2mg/k खींच दिया, ठीक है। तो वापस लौट के आएगा तो जो mg/k तक ही इसका एसएचएम होगा, है ना। और वो फेजर डायग्राम से देख लेंगे कि 2mg/k नीचे से लेके mg/k ऊपर तक कितना टाइम लग रहा है, वो फेजर डायग्राम से दिख जाएगा। इनफैक्ट ध्यान से देखोगे तो इसका एम्पलीट्यूड 2mg/k है, तो a/2 पे इसका एसएचएम खत्म हो रहा है, इज इट नॉट? अगर मैंने मीन पोजीशन से 2mg/k नीचे खींच दिया और नेचुरल लेंथ तो मीन पोजीशन से mg/k ऊपर है, इसका मतलब क्या, a/2 पे एक तरह से इसका एसएचएम खत्म हो जा रहा है और प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जा रहा है। तो क्या करोगे, यहां से यहां तक तुम्हारा 120 डिग्री फेजर घूमेगा, उसका टाइम पीरियड देख लोगे। उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड देखोगे, 2u/g होता है ना, राउंड ट्रिप टाइम। तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि ऊपर जाके और नीचे वापस आने में कितना टाइम और लग रहा है। इनफैक्ट वापस नीचे आने का टाइम निकालो मत, क्योंकि ओवरऑल साइकिल सिमेट्रिक होगी। क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट से लूज होने तक का पॉइंट और फिर इससे हाईएस्ट पॉइंट तक जितना भी टाइम लग रहा है, अब बाकी जो है नीचे आने का टाइम और फिर उधर से बॉटम मोस्ट तक जाने का टाइम बराबर ही होने वाला है, इज इट नॉट? तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से लूज होने तक के पॉइंट का टाइम, वो 120 डिग्री एंगल फेजर घूमेगा, उसका टाइम निकाल लोगे, ठीक है। प्लस u/g होगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, और उसका u निकाल लोगे कितना होगा, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से। और उसके बाद फिर क्या कर दोगे, इन दोनों टाइम्स को ऐड करके उसको डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर हाईएस्ट पॉइंट से टाइट होने तक, टाइटनिंग स्टार्ट होने तक उतना ही टाइम होगा जितना ये टाइम था। समझ में आ रही बात की नहीं? और उसके बाद फिर फर्दर लोएस्ट पॉइंट तक जाने में तो वही एसएचएम की सिमेट्री है, ठीक है नहीं? तो यही बात हमने ध्यान रखनी है। रबर बैंड के साथ ये ध्यान रखना है कि वो लूज हो सकता है, ठीक है। कई बार इसमें भी सिली मिस्टेक हो जाती है, तो यू हैव टू चेक फॉर द एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड जो है, ऐसा तो नहीं है कि इस तरह का एम्पलीट्यूड आ गया जो थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे फिर दूसरे तरह से कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तुम याद करो, एक इनफैक्ट पाथफाइंडर के एक क्वेश्चन में ऐसा था, इलास्टिक स्ट्रिंग का ऐसा ही चक्कर पड़ रहा था, उसमें लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक बांधा, तो वहां पे यही दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, मैकेनिकली कुछ आंसर आ जाएगा दैट मे नॉट बी राइट, क्योंकि इस चीज को ठीक से मॉडल नहीं किया होगा, ठीक है। तो यही लिखा है, सो लॉन्ग एज अ रबर बैंड इज इन टेंशन इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग, इफ द टेंशन बिकम जीरो इट्स जस्ट लाइक अ लूज स्ट्रिंग। तो क्या क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ग्लूड टू ईच अदर। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, इन दोनों को आपस में फेविकोल से चिपका रखा, ठीक है। अटैच टू इलास्टिक स्ट्रिंग या रबर बैंड, नाउ द ग्लू फेल्स, यहाँ का जो ग्लू है वो हमारा टूट गया, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ कैपिटल एम सो दैट द सब्सिक्वेंट मोशन रिमेन सिंपल हार्मोनिक। कैपिटल एम की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि उसके बाद में जो रिजल्टिंग मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक रहे। इनफैक्ट अगर स्ट्रिंग लूज हो गया तो वी डोंट कॉल इट सिंपल हार्मोनिक, इवन दो उसके पोर्शन सिंपल हार्मोनिक है, ओवरऑल उसको सिंपल हार्मोनिक नहीं बोलते। तो अभी क्या है देखो, तो इनिशियल इलोंगेशन कितना होगा, देखो इनिशियल इलोंगेशन हमारा होगा एक्स नॉट, हमारा होगा m प्लस एम g/k, यही होगा ना इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जहां पे रुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स को हम अपवर्ड फोर्स से बैलेंस करेंगे, तो ये इनिशियल हमारा नेचुरल लेंथ पोजीशन से इतना एक्सटेंशन है इसके अंदर, राइट।
अच्छा, अभी स्टार्ट तो इधर से ही होने वाला है। जब नीचे वाला ब्लॉक हमारा टूट गया तो यही वाली पोजीशन जो है ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है ना। तो इस पोजीशन से नई मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस मैं देख लेता हूँ, वो मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है नहीं, इस वाली पोजीशन से नई मीन पोजीशन कहाँ पे होगी, mg/k पे होगी। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो एम्पलीट्यूड है इतना ही और ऊपर जाएगा। तो ये जितना ऊपर जा रहा है ये इतना होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग हमारा लूज ना हो जाए। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो इसी को अभी मैथ्स इसकी देखो क्या लिखिए, नई मीन पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, mg/k। ठीक है, तो आफ्टर द ग्लू फेल्स द मोशन स्टार्ट्स विद जीरो वेलोसिटी, इसका अंदर एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा, x0 माइनस x0 डैश हो जाएगा, नई मीन पोजीशन। ठीक है, तो वो कितना आ गया मेरा, mg/k आ गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, कैपिटल mg/k। तो इफ SHM कंटिन्यूस स्मॉल m राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 2a, यानी कितना ऊपर तक जाएगा, 2 mg/k। समझ गया कि नहीं, बॉटम मोस्ट पॉइंट से इधर तक 2 mg/k होगा। एंड फॉर SHM टू टेक प्लेस विद दिस पोजीशन रबर बैंड शुड स्टिल बी इन इलोंगेशन एंड नॉट लूज। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट जो है वो मेरी कितनी होनी चाहिए, m+mg/k से नीचे कम होनी चाहिए ना। इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना नीचे था, m+mg/k नीचे था। इससे मैक्सिमम कितना राइज कर सकता है, m+mg/k तक ही राइज कर सकता है, उससे ऊपर अगर राइज किया तो ढीला हो जाएगा स्ट्रिंग। समझ में आई बात की नहीं? तो इसको क्या करेंगे, जो 2a मेरा आया है 2a को इससे छोटा कर देंगे। समझ में आई बात की नहीं? सो 2a, क्योंकि इधर से लेके मीन पोजीशन और मीन पोजीशन ऊपर, तो टोटल राइज 2a का होगा, राइट। तो 2a जो है मेरा वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। h max जो है मेरा m+mg/k से मेरा छोटा होना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, इसका मतलब 2a क्या है, 2 mg/k, दिस शुड बी लेस देन m+mg/k। समझ में आई? तो इससे मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल M जो स्मॉल m से छोटा होना चाहिए। अगर कैपिटल M मेरा स्मॉल m से बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर ये नेचुरल लिंक के बाद जाके फिर से ढीला होना शुरू हो जाएगा, और फिर हमको भाई पीस वाइज SHM वाला हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि यहाँ से लूज होने पॉइंट तक, और उसके बाद फिर आगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसका फिर टाइम डबल कर दोगे तो टोटल ऑसिलेशन टाइम आएगा। बट ये समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा, इफ कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, मोशन विल बी लाइक SHM अंटिल रबर बैंड रीचेस नेचुरल लेंथ, एंड आफ्टर दैट इट विल बी लाइक अ वर्टिकली थ्रोन प्रोजेक्टाइल। तो इसी में अगर कैपिटल M अगर स्मॉल m से बड़ा आ गया तो फिर क्या होगा, मोशन विल बी लाइक SHM अंटिल द रबर बैंड रीचेस द नेचुरल लेंथ, एंड आफ्टर दैट इट विल बी लाइक अ वर्टिकली थ्रोन प्रोजेक्टाइल। तो वही जैसे मैंने बताई थी कहानी, वैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। क्लियर है? ओके, अब क्या क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा है। अगर पिछले क्वेश्चन में हमारा हमने तो ये देखा था ना कि अगर SHM कंटिन्यू करना है तो कैपिटल M शुड बी इक्वल टू स्मॉल m। व्हाट इफ आई मेक कैपिटल M इक्वल टू ट्वाइस स्मॉल m? तो अभी तो पक्का SHM नहीं रहेगा, पूरा थ्रू आउट तो SHM नहीं रहेगा ना। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ कैपिटल M इज इक्वल टू ट्वाइस स्मॉल m, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द रबर बैंड गेट लूज, हाउ विल यू फाइंड द साइकिल टाइम पीरियड। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अभी वापस वही सिचुएशन है, और इसको हमने छोड़ा कहां से, वही उसी पोजीशन से छोड़ा है। और अभी हमको क्या पूछा हुआ है कि कितने टाइम के बाद मेरा रबर बैंड लूज हो जाएगा। तो क्या किया हमने, जितना रिक्वायर्ड मास था SHM के लिए उससे डबल मास अभी लगा दिया, तो ऑब्वियसली अभी तो स्ट्रिंग ढीला होगा। तो क्या पूछा है कि कितने देर बाद जो है हमारा रबर बैंड लूज होगा, और टाइम पीरियड, साइकिल का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखो एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा हमारा, एम्पलीट्यूड मतलब पूरा SHM नहीं, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। तो अभी नया एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, देखो वो कितना आ जाएगा, m+mg/k, यानी ये 3mg/k हो गया ये वाला टर्म, माइनस नई मीन पोजीशन तो mg/k ही है, तो इसका अंदर एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 2mg/k। ठीक है, और स्ट्रिंग लूज कितनी पोजीशन पे हो जाएगी, इधर से mg/k और ऊपर गया तो मीन पोजीशन से mg/k और ऊपर हो गया तो लूज हो जाएगा स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है, लूज होने वाला पॉइंट जो है वो a/2 पे है, इज इट नॉट। मीन पोजीशन से अगर a एम्पलीट्यूड है हमारा नीचे की तरफ, तो ये a और फर्दर a/2 जाएगा तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, मेक सेंस? तो अभी क्या, अभी हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टार्ट कहां से हुआ, देखो स्टार्ट हुआ हमारा, अगर डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लूं तो मेरा फेजर जो है सबसे नीचे डाउनवर्ड पॉजिटिव पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल पोजीशन मेरी फेजर की है, राइट। डाउनवर्ड एक्सट्रीम मतलब क्या है, इनिशियल मेरा पॉजिटिव एक्सट्रीम फेजर है, राइट। तो ये ए पे है, फेजर मेरा घूमते जा रहा घूमते जा रहा घूमते जा रहा, और जब -a/2 पे है, मीन पोजीशन से ऊपर नेगेटिव हो जाएगी पोजीशन, राइट। मीन पोजीशन को रेफरेंस मान के फेजर डायग्राम ज्यादातर वैसे ही बनाते हैं, मीन पोजीशन को रेफरेंस मान के, ठीक है, जब ओरिजिन यहाँ पे ले रखा है। तो ये ए से फिर ऐसे जा रहा है फेजर, मीन पोजीशन को क्रॉस किया, फिर यहाँ पे जब पहुंच गया तो -a/2 पे पहुंच गया, तो अभी मेरी स्ट्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पे आ चुकी है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा धागा लूज हो जाएगा। तो अभी मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, तो SHM वाला पोर्शन तो ये 120 डिग्री है,
ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, वर्टिकली थ्रोन प्रोजेक्टाइल की तरह होगा। तो यहाँ पे मेरे को स्पीड निकालनी पड़ेगी और फर्दर टाइम कितना होगा, u बाई जी। तो यू हम निकाल लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। या फिर एनर्जी कंजर्वेशन की जगह एक और भी तरीका हमारे पास, याद करो कल मैंने स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मैंने बताया था, है ना। v क्या आया था मेरा, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे x को सीधे क्या डाल दूंगा, a बाई टू डाल दूंगा। समझ में आई बात की नहीं। तो उससे उस जगह पे स्पीड निकल आएगी और फिर u बाई जी से और फर्दर टाइम निकल आएगा कि कितना टाइम और लगेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड तो 2 mg बाई के है, द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 mg बाई के बिलो द मीन पोजीशन and the rubber band gets loose at a height mg by k which is a by 2 above the mean position. This can be easily represented, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, let me make it nice. This can be easily visualized using a phasor diagram. From the phasor diagram it is clear that required time कितना हो जाएगा, एक तो ये होगा यहाँ तक 120 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। ये टाइम क्या है, ये मेरा t1 है टाइम, जो कि लूज होने तक का टाइम है। हाँ, तो सबसे पहले पार्ट में यही पूछा था कि कितनी देर बाद लूज हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो निकल गया, लूज होने का टाइम निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या था कि हम कैसे निकालेंगे कि साइकिल का टोटल टाइम कितना है, तो वो भी मैंने निकाल ही रखा है, खाली कैसे नहीं हमने पूरा ही कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इस पोजीशन पे ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, v विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर होता है, बट ओरिजिन मैंने अगर मीन पोजीशन पे ले रखा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम सारी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x को मैं डाल दूंगा a बाई टू, तो क्या आ जाएगा स्पीड ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर विच इज रूट थ्री बाई टू ए ओमेगा। अब फर्दर टाइम क्या हो जाएगा, आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर, रीच द टॉप शुड बी v बाई जी एंड नॉट 2v बाई जी। तो यहाँ पे ये 2 ठीक कर लो, ये v बाई जी होना चाहिए, है ना, v बाई जी यानी रूट थ्री बाई टू ए ओमेगा होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो 2 तो यहाँ पर भी एक 2 का फैक्टर आएगा, इधर रूट थ्री बाई टू होना चाहिए और यहाँ पे फिर 2 का फैक्टर मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फर्दर ऊपर जाने का टाइम आ गया, राइट। तो अभी क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, नाउ सिंस द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशंस आर सिमेट्रिक द टोटल साइकिल टाइम विल बी ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2, ठीक है। तो यहाँ पे वापस ये 2 का फैक्टर मैंने एक्स्ट्रा ले रखा था, ये तो मेरा एसजेएम वाले पार्ट से आ रहा है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट से आ रहा है। तो जो मेरा 2 के फैक्टर से एक्स्ट्रा मैंने ले रखा था, तो यहाँ पे इस 2 के फैक्टर को मैं सही कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी ये 2 का फैक्टर मिसिंग होगा एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट फॉर द आंसर। क्लियर है सभी लोगों को एकदम। तो अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक मैंने रखा हुआ है, सब लोग ध्यान से देखना, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और मैं नीचे वाले ब्लॉक को आगे खींच रहा हूँ किसी एक्सेलरेशन से, तो मुझे पता ऊपर वाले ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका फॉरवर्ड एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मुझे पता है इसका म्यू जी से ज्यादा फॉरवर्ड एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, इज इट नॉट। ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा तो मैक्सिमम इसका फॉरवर्ड एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, म्यू जी। तो अगर मेरा स्यूडो फोर्स म्यू जी से बड़ा हो गया तो इसका ऑब्वियसली स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, इज इट नॉट, ठीक है नहीं। तो अब एसएचएम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, मान लो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा और एसएचएम हो रहा है, तो अभी नीचे वाले ब्लॉक के फ्रेम में ऊपर वाले ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स लगेगा, राइट। और अगर ये स्यूडो फोर्स म्यू एम जी से बड़ा हो गया तो पक्की बात है ऊपर वाले ब्लॉक फिसलने लगेगा, इज इट नॉट। अच्छा, स्यूडो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तुम्हें पता है नीचे वाले ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ए है तो स्यूडो फोर्स माइनस एम ए लगेगा। तो स्यूडो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा नीचे वाले ब्लॉक का, इज इट नॉट। एक्सेलरेशन कहां पे मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, राइट। वेलोसिटी जीरो हो रही है तो एक्सेलरेशन मेरा मैक्सिमम होगा, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मेरा एक्सेलरेशन है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी लेस देन म्यू एम जी, अगर हम स्लिपिंग नहीं चाहते। तो यही हमारी इस प्रॉब्लम का जो थीम है, पढ़ लेते हैं अभी। तो क्या लिखा है, फॉर द शोन स्प्रिंग मास सिस्टम फाइंड द मैक्सिमम अलाउएबल एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्लॉक्स डू नॉट स्लिप रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, फॉर नो स्लिपिंग एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप ब्लॉक मस्ट नॉट एक्सीड म्यू जी। बात एक ही है, स्यूडो फोर्स क्योंकि म्यू एम जी हो सकता है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो म्यू जी हो सकता है, समझ क्या मतलब, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम से हम देखेंगे तो फ्रिक्शन ही है जो एक्सेलरेट करा रहा है, तो वो म्यू जी से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक ही बात है, नीचे वाले ब्लॉक के फ्रेम में बात करोगे तो स्यूडो फोर्स जो है वो म्यू एम जी से छोटा होना चाहिए। बट ये भी लिख सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम से मुझे पता है फ्रिक्शन इज द ओनली थिंग दैट इज एक्सेलरेटिंग द टॉप ब्लॉक, सो दैट एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन म्यू जी, ठीक है नहीं। तो इसका और ए मैक्स कितना होता है हमारा, ए ओमेगा स्क्वायर होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही होगा। ये कहां से आया, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक और डिफरेंशिएट मारा तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक और डिफरेंशिएट मारा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम क्या होगा, साइन ओमेगा टी पार्ट 1 है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड शुड बी लेस देन
सो ए ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू जी, राइट। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड शुड बी लेस देन म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा क्या होगा, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा क्या होता है, रूट के बाय एम। तो यहाँ पे क्या है, ये कंबाइंड मास को एम प्लस एम लिख सकते हैं, राइट। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम। तो बस इधर के अपॉन एम प्लस एम लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरा क्या आ गया, एम्पलीट्यूड इज लेस देन म्यू टाइम्स एम प्लस एम जी बाय के। क्लियर है ये सभी को, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, अभी ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम है, सब लोग अभी ध्यान से देखो, नया सिस्टम क्या है हमारा, ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये अगर नीचे वाले ब्लॉक को मैं ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो अभी ऊपर वाला ब्लॉक कोई उछल नहीं रहा है, इज इट नॉट। ऊपर वाला ब्लॉक कब उछलेगा, ध्यान से देखना, नीचे वाले ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ए है तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर स्यूडो फोर्स एम ए लगेगा, है ना। तो अगर ये एसएचएम अगर कर रहा है तो अभी क्या होगा, जब अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा, एम ए ऊपर की तरफ। अगर ये एम ए एम जी से बड़ा हो गया तो पक्का ये उछल जाएगा, बात समझ आएगी नहीं। तो हाईएस्ट पोजीशन पे मेरा स्यूडो फोर्स कितना होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्चुअली तो डिसेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम स्यूडो फोर्स क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, एम ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। एंड दैट शुड बी लेस देन एम जी, नहीं तो क्या होगा, इस ब्लॉक के फ्रेम से देखो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, इज इट नॉट। तो बस यही चीज है, तो यही क्वेश्चन है हमारा, क्या है, फाइंड द मैक्सिमम अलाउएबल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सो दैट स्मॉल एम डज नॉट जंप रिलेटिव टू कैपिटल एम से ये जंप ना कर जाए। तो क्या होगा, फॉर नो जंपिंग मैक्सिमम अपवर्ड स्यूडो फोर्स नॉट एक्सीड स्मॉल एम जी। तो क्या किया, एफबीडी इसका बनाया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, नीचे इनफैक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन को मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। तो ऊपर एम ओमेगा स्क्वायर है, नीचे एम जी लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो अभी दिख रहा है ना एफबीडी से कि एम ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन एम जी। तो बस एम्पलीट्यूड कितना आ गया मेरा, इट शुड बी लेस देन जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या होगा, रूट के बाय टोटल मास। तो यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम ही को सोच सकते हैं, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के अपॉन एम प्लस एम। क्लियर है सभी को, यस। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, ये भी बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसी के कुछ कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं। तो इसमें है क्या, एक ब्लॉक है मेरा मास m का, ठीक है, एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे करके, आगे पीछे जा रहा है, ठीक है नहीं, ओके। अभी क्या है, इसके ऊपर मैंने एक क्ले या समझो दो बॉल मैंने टपका दी इसके ऊपर, ठीक है, दो बॉल गिरा दी, तो क्या होगा फिर, दो बॉल अगर गिरेगी तो फिर हमें पता है उस इंस्टेंट पे दो बॉल तो इसके साथ स्टिक कर जाएगी, और हॉरिजॉन्टल में जो है कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है ना। सडन प्रोसेस में अगर इंपल्सिव फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इज देयर, बट स्प्रिंग फोर्स की इंपल्स तो जीरो होगी ना। जब ये दो बॉल इस पे टपक गया, उसके बाद फिर ये इसकी वेलोसिटी सडनली चेंज हो जाएगी, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। तो अभी हमको क्या पूछा है कि हमारा नया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। पहले ए एम्पलीट्यूड में ऐसे ऐसे चल रहा था, अब ये दो बॉल जो a/2 पे जब पहुंचा था तब ये गिर गई, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी का कुछ लॉस हो जाएगा, इज इट नॉट। जब दो बॉल गिरेगी तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा, क्यों, क्योंकि ये कोलिजन किस टाइप का, इनइलास्टिक कोलिजन है। और लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी हमको सबसे आसान तरीका निकालने का क्या है, हमें देखो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाओ, तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर। कोलाइड करने से पहले, चिपकने से पहले कितना था काइनेटिक एनर्जी इनके सीएम फ्रेम में, हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर था, ठीक है। और कोलाइड करने के बाद वो जीरो हो गया, तो लॉस कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, डायरेक्टली हम कर सकते हैं रिड्यूस मास सिस्टम, समझ में आई बात की नहीं। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जो हीट के फॉर्म में निकला वो कितना हो जाएगा, हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर होगा, इतना हीट निकल गई होगी, राइट। हीट लाइट साउंड सबको हीट बोल देते हैं हम लोग, तो इतना एनर्जी निकल गई, तो इनिशियल एनर्जी में से ये एनर्जी में माइनस कर दूं तो नई एनर्जी मिल जाएगी ऑसिलेशन की, राइट। और ऑसिलेशन की टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, स्प्रिंग एनर्जी हाफ के स्क्वायर होती है कि नहीं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होती है। तो बस हाफ के ए स्क्वायर में से लॉस्ट एनर्जी माइनस कर देता हूँ, और उसको क्या कर दूंगा, हाफ के नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो बस मेरे पास नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस है, एक में होता है कि ये दो बॉल मीन पोजीशन पे टपका दी, एक में होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे टपका दी। एक्सट्रीम पोजीशन पे टपकाओगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड पे कुछ नहीं होगा, ओमेगा चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे टपकाओगे तो वी रिलेटिव ही जीरो है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे टपका है तो कोई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं। किसी और पोजीशन में टपका रहे हो तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं। इसमें भी दो बॉल जरूर नहीं कि यानी हो सकता है कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आके इससे चिपक गई हो, तो फिर वी रेल उस हिसाब से देख लेंगे, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो क्या किया हमने,
block of mass m is executing stream of amplitude a. Now a doped ball of mass small m is dropped on capital M when it was at a by 2 from the mean position. Calculate the new amplitude. तो इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, ए एम्पलीट्यूड में है तो हाफ के स्क्वायर होगी ना इनिशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग में सारी एनर्जी स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या, जो एक्सट्रीम पोजीशन में एनर्जी है वही हमारी टोटल एनर्जी है। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन हाफ के ए स्क्वायर, एनर्जी लॉस्ट हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर। तो अभी अच्छा वी रेल क्या है मेरा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये ब्लॉक की वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, ये हमारा इसका ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, वी रेल, क्योंकि ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं ना, एक्स की वैल्यू ए बाई 2 डाल दी, तो इसकी वेलोसिटी रूट 3 बाई 2 ए ओमेगा, और वो तो जस्ट पड़ा ही, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एनर्जी, नई एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर में से ये वैल्यू मैंने माइनस कर दी और इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ के ए डैश स्क्वायर के बराबर कर दिया। अब तो बस रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके फिर ये तो सिंप्लीफिकेशन है, मैथ्स है, ठीक है, वो तो आराम से कर ही सकते हैं। फाइनली सॉल्व करके रीअरेंज करके हमारे पास नया एम्पलीट्यूड कितना आ गया, ए इंटू अंडर रूट ऑफ ये जो भी लिखा हुआ, ठीक है। मेथड क्लियर है, फिजिक्स इसकी एकदम क्लियर है, कैसे किया सॉल्व इसको, ठीक है। ओके, कोई डिस्कशन पॉइंट है? अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या मेरे पास 3 रबर बैंड्स हैं, ठीक है, क्या है, 3 रबर बैंड, स्प्रिंग्स नहीं है, रबर बैंड्स हैं, ठीक है, 3 रबर बैंड्स हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में रबर बैंड और स्प्रिंग मैटर नहीं करेगा, जब तक इलोंगेशन में सब कुछ, तब तक फर्क नहीं पड़ता, रबर बैंड हो या स्प्रिंग हो, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग भी मान लेते तो शायद फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक हैंग्स इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर विद हेल्प ऑफ 3 इलास्टिक स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन द ब्लॉक इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड, ठीक है। 3 रबर बैंड से जोड़ा हुआ, इसको नीचे ब्लॉक को थोड़ा सा मैंने खींच के फिर छोड़ दिया, तो कुछ ऑसिलेशन चलेगा, इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो अभी इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या तरीका है, यहाँ पे देखो बिल्कुल कॉलर टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है, इज इट नॉट। ये वाले स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, ये 120 120 120 बन रहा है, तो इस वाले स्प्रिंग का इफेक्टिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। वर्टिकल से देखो ना, यहाँ पे थोड़ा x नीचे आएगा तो ये क्या होगा, x cos 60 एलोंगेशन होगा, फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे तो kx cos स्क्वायर 60 हो जाएगा, इज इट नॉट। तो ये वाला स्प्रिंग कैसे बिहेव कर रहा होगा, ये वाला स्प्रिंग ऐसे बिहेव कर रहा होगा जैसे इसका कांस्टेंट क्या है, k cos स्क्वायर 60। इसी तरह से ये वाला जो स्ट्रिंग है ये भी कैसे बिहेव कर रहा होगा, k cos स्क्वायर 60। तो इसका मतलब क्या है, ये इस पॉइंट के लिए, अगर पॉइंट O के लिए मैं देखूं तो इट इज लाइक एज इफ मेरे पास पॉइंट O पे 2 स्प्रिंग्स जुड़े हुए हैं और दोनों का क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक वर्टिकल स्प्रिंग्स लगे हुए, कितने के, k cos स्क्वायर 60 k cos स्क्वायर 60 के, राइट। यानी कि cos 60 होता है 1/2, k/4 के 2 स्प्रिंग्स लगे हुए ऊपर की तरफ, तो उनका इफेक्टिव कांस्टेंट क्या होगा, उन 2 स्प्रिंग्स को तो एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं ना, इफेक्टिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k/2। तो अभी क्या हमारा प्रॉब्लम बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, क्या एक नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है k का और एक इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है k/2 का। अच्छा, सीरीज में याद है कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट्स निकालते हैं, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी सिली मिस्टेक होती है बच्चों से, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है, मेथड 1, यूजिंग स्प्रिंग कॉलर एनालॉजी, ईच ऑफ द अपर इलास्टिक स्ट्रिंग्स बिहेव लाइक स्प्रिंग ऑफ इफेक्टिव कांस्टेंट k स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो गया, सीरीज में तो क्या हो गया, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पूरे सिस्टम एज अ होल का क्या हो जाएगा, एज इफ मेरे पास सीरीज में क्या लगा, एक k लगा और उसके साथ सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ k/4 प्लस k/4 लगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 into हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ हो गया, k तो एज इट इज रख लेते हैं, मेरे लिए तो नंबर्स में ही काम हो जाता है। तो इफेक्टिव कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, k/3 आ गया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ k/3n। समझ में आया फर्स्ट मेथड, सभी को क्लियर है, ठीक है। तो ये तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फिर टाइम पीरियड 2 अंडर रूट 3m/k हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड बिल्कुल बेसिक्स से कर रहे हैं हम लोग, कैसे, तो अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड फर्स्ट मेथड, बट सेकंड मेथड बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड मेथड में मान लो कि ये जो पॉइंट है, लेटस से जो पॉइंट O है, जब खींचा तो इसको ये y नीचे ले आए हम, ठीक है। पॉइंट O को मैंने कितना नीचे लेके आ गया, y नीचे लेके आ गया, ठीक है। ओके, अभी ये वाला स्प्रिंग है, अभी ये थोड़ा इलोंगेट हो गया होगा कुछ x डैश से, राइट। तो क्या लिखा मैंने, अब इस पोजीशन में मैं बोल सकता हूँ लामीज थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। इस स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्स, इस स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्स और नीचे वाले स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्स बराबर होने चाहिए, इज इट नॉट, क्योंकि समझ में आई बात की नहीं। तो kx, तो क्या लिखा मैंने, लेट x बी द एडिशनल एलोंगेशन इन द लोअर स्ट्रिंग। तो लोअर स्ट्रिंग में मैंने x माना, ठीक है, नीचे वाले स्ट्रिंग में मैंने एलोंगेशन कितना माना, x।
अब इस x के करस्पॉन्डिंग बाकी दोनों में भी कुछ x डैश एलोंगेशन हुआ होगा, राइट। और क्योंकि तीनों में 120 120 बन रहा है एंगल, इसका मतलब क्या है कि आप लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो kx डैश बाय 120 cos sin 120 इक्वल टू kx डैश बाय sin 120 इक्वल टू kx अपॉन sin 120। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि एलोंगेशंस जो है तीनों के तीनों रबर बैंड्स में बराबर होने वाले हैं, राइट। तो ये भी x डिस्टेंस तिरछा नीचे आ गया होगा, राइट। अगर ये x डैश नीचे आया है तो अभी देखो पॉइंट O कितना नीचे होगा, अगर पॉइंट O y नीचे आता है तो x डैश मेरा y cos 60 होता है, यानी y क्या हो जाएगा x डैश इंटू sec 60 हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो वो कितना हो गया 2x, इसका मतलब पॉइंट O कितना नीचे आया, पॉइंट O नीचे आया 2x, राइट। पॉइंट O कितना नीचे आया 2x, और इसके नीचे वाला स्ट्रिंग है वो कितना एलोंगेट हुआ है, वो x एलोंगेट हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल मेरा ब्लॉक कितना नीचे आ गया, ओवरऑल ब्लॉक मेरा 3x नीचे आ गया। पॉइंट O 2x नीचे आया और नीचे वाला स्ट्रिंग फर्दर x एलोंगेटेड है, तो इसका मतलब क्या, ब्लॉक टोटल कितना नीचे आ गया 3x नीचे आ गया, राइट। और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, जिससे जुड़ा हुआ स्ट्रिंग है, वो कितना है kx ऊपर की तरफ। तो इसका यानी अभी ध्यान रखना, इसका डिसेंट 3x है तो इसका एक्सेलरेशन 3a लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वापस d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर लिख दे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए यहीं पे सीधे सीधे सारे रेशियोज लिख लेता हूँ। वेलोसिटी जरूरत नहीं है लेकिन मैं 3v भी लिख लेता हूँ, मेरी आई मेड इट अ हैबिट टू अवॉइड सिली मिस्टेक, ठीक है। 3x 3v 3a, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, अब तो सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg माइनस kx इक्वल टू m इंटू 3d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। बस रीअरेंज करो तो हमारे पास क्या आ गया, वापस सेम रिजल्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं, सेकंड मेथड क्लियर है। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ये बहुत ध्यान से देखो, इसमें सिली मिस्टेक होती है बच्चों से। मैं पहले सिली मिस्टेक पहले बताऊंगा हाउ नॉट टू डू इट। इसमें है क्या क्वेश्चन, पहले समझो कि मेरे पास क्या है, एक मासलेस रॉड है, ठीक है। ए बी जो है मेरा एक मासलेस रॉड है, और इसके मिड पॉइंट पे मैंने एक बॉल रखी हुई है, या समझो इसके वेल्ड किया हुआ है एक छोटा सा मास स्मॉल एम, इसके मिड पॉइंट पे मैंने वेल्ड किया हुआ है, ठीक है। और अब क्या है, मैंने इसको थोड़ा सा बॉल को समझ लो, ये जहां पे वेल्ड है उसको पकड़ के नीचे खींच के मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, तो ऊपर नीचे ऑसिलेशंस चलेंगे इसके, ठीक है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या गलत तरीका है इसको करने का। बच्चे क्या सोचते हैं इसके अंदर कि ये स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का है, ये 2k स्प्रिंग कांस्टेंट का है, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो गया, और 2 पाई अंडर रूट m बाई 3k इसका आंसर रिपोर्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अभी ध्यान से समझना। पहली बात तो ये अज्यूम करना कि ए बी हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये भी अपने आप में गलत है। सोचो क्यों, ए बी हॉरिजॉन्टल रहने ही नहीं वाला है। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये मिड पॉइंट के अबाउट में टॉर्क देखूं इसके, ठीक है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का यहाँ पे है ना, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका जीरो ही है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखो, रॉड प्लस ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो ही है ना। और जैसे मासलेस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जीरो होना चाहिए, इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी चीज का जीरो है तो उसके ऊपर टॉर्क जीरो होना चाहिए हमेशा, राइट। दिख रहा है इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, तो इस पे टॉर्क हमेशा जीरो रहना चाहिए। टॉर्क अगर जीरो रहना चाहिए तो यानी लेफ्ट स्प्रिंग से जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है और राइट स्प्रिंग से जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। समझ में आई बात की नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस तो इक्वल है ही, इसका मतलब दोनों स्प्रिंग्स के फोर्सेस बराबर होने चाहिए, ना कि इलोंगेशंस। आई बात समझ में कि नहीं, इसका मतलब इलोंगेशंस दोनों स्प्रिंग्स के अलग अलग होंगे। तो ये ब्लंडर होगा कि इमेजिन कर लेना कि दोनों का स्प्रिंग पैरेलल में मान लिया, इसका मतलब क्या, दोनों का इलोंगेशन सेम मान लिया। सो दिस इज नॉट अ सिंपल पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स इवन दो इट लुक्स लाइक पैरेलल, ठीक है। समझ में आई कि नहीं, हाउ नॉट टू सॉल्व इट, समझ में आया कि नहीं। नाउ वी विल लुक एट हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। तो क्या है, देखो हमने क्या लिखा, द रॉड इज मासलेस सो नेट टॉर्क ऑन इट मस्ट बी जीरो अबाउट सेंटर ऑफ मास, अंडरस्टूड है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं वो वर्ड बट समझ गए। Consider the torques about its midpoint. It's obvious that elongation in the spring must be in the inverse ratio of spring constants. Elongations जो होंगे inverse ratio spring constants में होंगे. Also the descent of midpoint of the rod must be the average of descent of end points. यानी ये वाला पॉइंट कितना नीचे आएगा, A जितना नीचे आएगा और B जितना नीचे आएगा उसका एवरेज ये नीचे आएगा। याद है रिजिड बॉडी में मैंने बोला था कि सेक्शन फॉर्मूला लग जाता है, अगर किसी एक पॉइंट का पता है वेलोसिटी, दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी पता है, इनके बीच में लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में अगर डिवाइड करो पॉइंट, तो उसका वेलोसिटी हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एक्सेलरेशन हो, सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तो मिड पॉइंट है तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, एक का x होगा दूसरे का 2x होगा, तो फिर इसका 1.5x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब हम लोग काम कर सकते हैं, अभी सिंपल है। अब हम क्या कर सकते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लगा सकते हैं, राइट। नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, मैंने क्या माना, लेफ्ट स्प्रिंग में इलोंगेशन, राइट स्प्रिंग में x माना,
तो इधर से 2kx हो जाएगा फोर्स मेरा राइट वाले स्प्रिंग से, और लेफ्ट वाले स्प्रिंग से भी फिर क्या हो जाएगा 2kx। तो अपवर्ड फोर्स स्प्रिंग्स का कितना हो गया मिला के 4kx, ठीक है 4kx हो गया। और दिस शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इनफैक्ट चाहो तो mg भी लिख सकते हो, मैंने एडिशनल फोर्स की बात कर रहा हूं तो mg इसलिए लिखा नहीं, समझ गए कि नहीं। इनिशियल पोजीशन से x मैंने डिस्टर्ब किया इसको, तो एडिशनल फोर्सेस में ही काम कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को ओरिजिनल इलोंगेशंस भी साथ में लेने पड़ते, तो ये एडिशनल इलोंगेशंस माने इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये किसी को बॉदर तो नहीं कर रहा ना कि mg क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एडिशनल फोर्स इज द नेट फोर्स नाउ, इज इट नॉट। एडिशनल फोर्स इज द नेट फोर्स बिकॉज इनिशियल फोर्स वाज 0, मीन पोजीशन से ही फर्दर इलोंगेशन हमने देखे, राइट। तो क्या हो जाएगा -4kx y माइनस ऊपर की तरफ फोर्सेज है, ठीक है, इज इक्वल टू m टाइम्स 1.5 d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, राइट। तो बस अभी इसी से अब रीअरेंज करोगे तो दिख रहा है k बाय 1.5 m आ जाएगा, ठीक है यहीं पे। तो क्या आ जाएगा ओमेगा रूट के 8k बाई 3m आएगा, ठीक है। जबकि उस मेथड से देखते तो क्या आ जाता, यहाँ पे 8k बाई 3m की जगह क्या आ जाता, वहां पे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हारा 3k हो जाता, राइट। तो 8/3 की जगह तुम्हारा 3k बाई m आ जाता है, इज इट नॉट। ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ठीक है, एक्सप्रेशन तो गलत ही है, समझ गए कि नहीं। 8/3 इज नॉट सेम एज 3, वहां पे √3k बाई m आ रहा है, यहाँ पे √8k बाई 3m आ रहा है, ठीक है। हम चाहें तो इससे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मेरे दूसरे वाले चैनल पे एक क्वेश्चन है जिसमें क्या एक ट्रायंगुलर प्लेट दी है, उसको 3 स्प्रिंग से हमने बांधा हुआ, ये k है, ये k है, ये 3k, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट है मासलेस, उसके सेंटर पे एक ब्लॉक दिया और उसको फिर नीचे से खींचा है। तो अभी याद करो रोटेशनल मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन था जहां पे एक ट्रायंगुलर प्लेट थी, उसको 3 धागों से बांधा हुआ था। तो याद है उसमें टेंशन का रेशियो पूछा था कि T1 T2 T3 कितना, याद ये भी याद होगा कि 1:1:1 आया था। वहां पे हमने क्या किया था, मीडियन ड्रॉ की थी और मीडियन के अबाउट हमने टॉर्स बैलेंस करके देखा था T1 T2 T3, तो वो इसी का वेरिएंट है, वो भी इसी तरह से हो जाएगा। बट समझ गए कि नहीं, देखोगे तो डरावना लग सकता है कि ये क्या है, ये 3D में एक ट्रायंगुलर प्लेट है उसकी, ठीक है समझ गए कि नहीं, हो जाएगा ना वो वाला भी क्वेश्चन। फॉर दैट मैटर वो ट्रायंगुलर प्लेट इक्विलेटरल ना भी हो तो भी तीनों टेंशन बराबर आए थे, याद करो, नहीं तो पाथफाइंडर का वो क्वेश्चन रेफर करना। स्केलिन ट्रायंगल होगा तो भी हमारे तीनों टेंशन जो है बराबर आए थे, कि मीडियन के अबाउट टॉर्क लोगे तो वैसे ही बराबर आएगा ना, चाहे स्केलिन ट्रायंगल हो चाहे इक्विलेटरल हो, कैसा भी हो। इनफैक्ट स्केलिन ट्रायंगल के साथ ही मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, तो देखने में वो थोड़ा सा डरावना लगता है 3D में कि ये क्या कर दिया, स्केलिन ट्रायंगल के 3 स्प्रिंग्स लगा दिए, सेंटर पे सेंट्रॉइड पे मास रख दिया, बट एसेंशियली इसी प्रॉब्लम का वेरिएंट है, वो हो जाएगा ना वो भी क्वेश्चन, ठीक है समझ में आया कि नहीं, ठीक है ओके। इसके बाद फिर हम लोग अगले मेजर टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज जो रिड्यूस मास वाला टाइप का सिस्टम होता है ना, 2 ब्लॉक्स को स्प्रिंग से जोड़ देते हैं। तो याद है ये हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में भी इससे डील किया था, तो वहां पे हमने इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी। अभी हम लोग इसका टाइम पीरियड भी हम लोग निकालने वाले हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझते हैं क्या है, 2 कनेक्टेड ब्लॉक्स विद स्प्रिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो अभी ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। और मेरे को इंटरेस्ट किस में, मेरे को इसका टाइम पीरियड निकालने में इंटरेस्ट है, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट इट्स टाइम पीरियड। तो मान लेते हैं स्प्रिंग का इलोंगेशन x है, किसी भी इंस्टेंट पे स्प्रिंग का इलोंगेशन मान लिया हमने x। अच्छा अब ये देखो मोमेंटम किसी भी बॉडी का कितना होता है, याद करो सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम कितना होता है, म्यू टाइम्स वी रेल, याद है कि नहीं, बोलो याद है कि नहीं। मोमेंटम होता है म्यू वी रेल, और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। तो अभी मान लो स्प्रिंग में इलोंगेशन x है, बॉडी 2 का एफबीडी ड्रॉ करता हूं, तो बॉडी 2 पे क्या दिखेगा, बॉडी 2 पे मेरे को बैकवर्ड फोर्स कितना दिखेगा, kx, बैकवर्ड फोर्स कितना दिखेगा, kx, राइट। तो मैंने क्या लिखा, -kx i कैप इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ म्यू v21 i कैप। ये समझ में आया कि नहीं, बॉडी 2 की वेलोसिटी v2 है, v1 के रिलेटिव इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v21 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। और v21 क्या है, यही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग है, राइट। यानी v21 क्या है, ये dx बाई dt है, क्योंकि x मैंने क्या माना, x मैंने स्प्रिंग का एलोंगेशन माना, तो v21 इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, राइट। तो इसीलिए d बाई dt ऑफ म्यू v21 को, म्यू तो मेरा कांस्टेंट ही है तो म्यू बाहर आ गया, और v21 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, राइट। बॉडी 2 की बॉडी 1 के रिलेटिव जो वेलोसिटी है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग है, राइट। तो v21 itself is dx by dt, so d v21 by dt is d square x by dt square। तो अभी देखो ये तो चकपक बन गई हम लोगों की SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो बस टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के। क्लियर हुआ ये सभी को, आया समझ में। तो आज के लिए हम लोग इसी प्रॉब्लम पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसी के वेरिएंट देखेंगे। कल क्या प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं,
उसमें ये है कि कुछ वेलोसिटीज दे दी, तो एग्जैक्ट मोशन हम लोग फिगर आउट करेंगे। अभी तो हमने खाली टाइम पीरियड निकाला ना, तुमको पता है कि एग्जैक्ट मोशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशंस क्या है, कि इनिशियली हमने इसको वेलोसिटी देके छोड़ा है या फिर एक ब्लॉक को फोर्स लगा के खींचेंगे, तो फिर क्या होगा हमारा एग्जैक्ट मोशन इनिशियल कंडीशंस लेके, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन लेके फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यही इसी प्रॉब्लम पे हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। ओके।